हेलो एंड वेलकम टू दिस स्पेशल सेशन टॉक विद शुभम पाठक। मैं हूं शिवम पाठक। आज हमारे साथ हैं मेरे ही नाम के एक सज्जन युवा नेता शिवम शुक्ला जी। शिवम शुक्ला जी प्रदेश प्रवक्ता हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के। हम शिवम शुक्ला से कुछ विषयों पर, कुछ चीज़ों पर हम जानना चाहेंगे। ये एक उभरते हुए चेहरे हैं अपने क्षेत्रीय राजनीति में और यहाँ तक कि प्रदेश की राजनीति में। शिवम शुक्ला जी, जब हम बात करते हैं राजनीति की, राजनीतिक मुद्दों की, विचारधाराओं की, तो सबसे पहले इन सारे मुद्दों पर आने से पहले मैं जानना चाहता हूं, बिल्कुल एक जेन्युइन, एक चूँकि आपके ही समकक्ष मैं भी हूं, तो और मेरा और आपका नाम भी लगभग सेम ही है, तो मैं बिल्कुल सामान्य भाषा में जानना चाहता हूं कि जो आज का युवा है, आप जिस तरीके से राजनीति में आपने प्रवेश किया, तो ये जर्नी कैसी थी? आपने राजनीति में प्रवेश कैसे किया? शिवम जी, हम जिस किसी भी समाज में रहते हैं वहाँ पर निरंतर हमारे सामने कुछ न कुछ ऐसी घटनाएं आती रहती हैं जिनको देख के मन विचलित होता है। लगता है कि इंसान कम से कम उस स्थिति तक पहुँच पाए जहाँ से वह समाज में जो एक सकारात्मक बदलाव लाना चाहता है उसका सूत्रधार बनना चाहे या बनने की कोशिश करनी चाहिए। कम से कम राष्ट्रपिता महात्मा गांधी भी कहा करते थे कि आप समाज में जो बदलाव देखना चाहते हैं वह स्वयं बनने का प्रयास करिए। तो शायद वही एक ध्येय वाक्य है कि मैं भी चाहता हूं कि समाज में जो भी परिवर्तन है, और युवाओं से बेहतर देश की समस्याओं को कोई नहीं समझ सकता। आने वाले वक्त में देश की क्या दशा दिशा होगी वह भी तय करना हम युवाओं की जवाबदेही है। तो मेरे पास भी विकल्प था कि मैं भी डॉक्टर बन जाता, इंजीनियर बन जाता, या फिर शायद कोई अन्य व्यवसाय या स्कॉलर बन जाता, कहीं प्रोफेसर बन जाता, कुछ और भी कार्य कर सकता था। लेकिन चूंकि राजनीति में एक चुनौतीपूर्ण कार्य है, सबके लिए यह सहजता की भी बात नहीं है। राजनीति कई बार हम ग्लैमर में फंसे हुए होते हैं, लगता है कि एक गाड़ियों का काफिला होता है, विधायक होते हैं, सांसद होते हैं, लेकिन राजनीति के पहले एक संघर्ष भी होता है। जो भी सफलता अगर कोई व्यक्ति अर्जित करता है, आज हम देखते हैं अगर कोई भी व्यक्ति अपने क्षेत्र में ही तमाम सांसद विधायक हैं, वह अगर आज उस मुकाम तक पहुंचे हैं तो उसके पीछे एक लंबी संघर्षों की श्रृंखला रही होगी। मैं बिल्कुल प्रयास ये करें कि जिससे मैं काउंटर क्वेश्चन बीच बीच में पूछ पाऊँ, इसलिए मैं अपने हाथ में ही माइक पकड़ा रहूँगा। तो जैसे आपने बताया कि जो यूथ पॉलिटिक्स है, क्या वो नेसेसरी है? क्या भारत जैसे देश जो कि विकासशील देश है, क्या छात्र राजनीति जरूरी है? क्योंकि छात्र ही आगे चलकर राजनीति के बड़े बड़े शिखरों तक पहुंचते हैं, छात्र ही। तो सबसे पहले हमको सामान्य रूप से बताइए कि युवा राजनीति के साथ साथ क्या छात्र राजनीति भी आवश्यक है देश में? देखिए शिवम जी, जब हम दर्शन शास्त्र पढ़ते हैं तो हम पढ़ते हैं सुकरात को, अरिस्टोटल को, या फिर अन्य जो भी हम उस जमाने के स्कॉलर्स रहे हों, तो उन सभी ने अपने वक्त में इस बात पर विशेष जोर दिया था कि समाज का कम से कम एक ऐसा तबका होना चाहिए जो सीधे तौर पर राजनीति के लिए बना होता है। उसको राजनीति करनी चाहिए, वह राजनीति करते हुए समाज के बाकी विकास के लिए बाकी जितने भी समाज में व्यवस्थाएं हैं उनको संचालित करे। और शायद यही कारण है कि मैं भी स्वयं को समझता हूँ कि मैं उस तबके से आने वाला व्यक्ति हूँ कि जहाँ से मैं राजनीति तक पहुंच सकता हूं, और उसके माध्यम से जो भी समाज में व्यवस्थाएं हैं, जो भी सिस्टम में बदलने की बात है, जो भी सिस्टम को संचालित करने की बात है, उस तक करने की स्थिति तक पहुंच पाऊं। तो छात्र राजनीति तो इतिहास काल से ही बेहद महत्वपूर्ण रही है, और आने वाले वक्त इतिहास काल में, अगर चूंकि आप भी पढ़ते लिखते रहे हैं, मुझे ऐसा मालूम चला है, तो एक आध छात्र राजनेताओं के नाम बताइए जो कि प्रासंगिक रहे हों हमारे इतिहास में। देखिए, मैं व्यक्तिगत स्तर पर तो चंद्रशेखर का बहुत बड़ा भक्त रहा हूँ। मैं चंद्रशेखर आज़ाद जी की बात नहीं कर रहा हूँ, उन्होंने भी देश के लिए सर्वोच्च बलिदान दिया। उनके चंद्रशेखर रावण की आप बात कर रहे हैं? नहीं, आप गलत, आप अन्यथा ले गए। मैं उनके भी व्यक्तित्व से भी प्रभावित हूँ। उनकी जो जाति बिरादरी है उसके साथ एक लंबे वर्ष तक शायद शोषण किया होगा, वो उन्होंने भी, उनकी राजनीतिक मान्यताओं विचारों से मैं सहमत हो सकता हूँ। लेकिन एक युवा के रूप में वह जो भी राजनीति करने की कोशिश कर रहे हैं उसका मैं कायदे से उसको सलाम करता हूँ। दूसरी बात यह है कि चंद्रशेखर जो हमारे देश के पूर्व प्रधानमंत्री हुए हैं, वो अपने छात्र राजनीति के काल से ही वह आए हुए नेता थे और सदैव जीवन भर संघर्ष। लालू जी की भी मैं इज्जत करता हूँ। हर वह राजनेता, आप उसकी विचारधारा से सहमत होइए या न होइए, आप उसके मूल्यों को मानिए या न मानिए, लेकिन अगर उसने गरीबी से आकर के संघर्षों के बल पर उतने आगे तक उस मुकाम तक पहुंच पाए हैं, उन्होंने कुछ न कुछ तो अपने जीवन में ऐसा किया होगा जो हम सीख सकते हैं, जिसके माध्यम से बिल्कुल आप सीख सकते हैं। मैं चूँकि जल्दी हमको इंटरव्यू ख़त्म करना है, बहुत सारी चीज़ें लंबी बाइट नहीं होनी चाहिए, तो कहा जाता है बीजेपी के सांसदों और जो मेंबर्स होते हैं उनके द्वारा कहा जाता है कि जो जयप्रकाश नारायण का आंदोलन हुआ था उसमें
छात्र जो आंदोलन हुआ था उसमें मोदी जी भी सक्रिय भूमिका में रहते, तो क्या आपको भी प्रेरणा मिलती है मोदी जी को देखने के बाद? क्योंकि आप कांग्रेस में हैं, इसलिए आपसे सीधा प्रश्न है। तो मोदी जी की देखिए मेरे हिसाब से 62-65 वर्ष की अवस्था है। उस अवधि में उन्होंने बांग्लादेश की लड़ाई के लिए भी अपना योगदान दे दिया। वो इमरजेंसी वाले आंदोलन में भी, जो हम एक समाजवादी आंदोलन था उसमें भी सक्रिय थे। उससे पहले देश की आज़ादी में भी शायद उन्होंने भूमिका निभाई हो। अब आने वाले वक्त में धीरे धीरे चीज़ें सामने आ रही हैं, तो यह बात भी चाय भी बेचा था। अरे उन्होंने काफ़ी कुछ किया, संघ के दफ्तर में झाड़ू भी लगाया, चाय को भी बेचा। फिर अभी हाल ही में मालूम पड़ा कि वह एनसीसी के भी कैडेट रहे थे। उसके अलावा उन्होंने दिल्ली यूनिवर्सिटी से, जिस ज़माने में डिग्रियां छाप के नहीं दी जाती थी, हाथ से लिख करके दी जाती थी, उस ज़माने में उनके पास बाकायदा दिल्ली यूनिवर्सिटी की प्रिंट की हुई डिग्री रखी हुई है। तो मोदी जी तो विलक्षण प्रतिभा के धनी है, तो उनसे भी तो प्रेरणा ली जा सकती है। और वो बताते हैं कि हम कैलाश पर्वत में भी हम 17 साल हम तपस्या किए हैं, तो इस पर भी कुछ? वो तपस्या, उन्होंने क्या तपस्या की? अभी योगी आदित्यनाथ की आज एक बात सामने आ रही थी, मेरे मन में तो अगाध श्रद्धा थी कि आप राजनीति में हैं, आप एक सन्यासी का जीवन आपने व्यतीत करने का तय किया है। लेकिन कल से खबरें आ रही हैं कि योगी आदित्यनाथ भी बीच बीच में अपने मुख्यमंत्री काल में थाईलैंड तपस्या करने जाते रहते थे। तो शायद मोदी जी भी वैसे ही कुछ 17-18 वर्ष के लिए तपस्या उन्होंने की हो। आपने सीधा जो निशाना साधा है योगी और मोदी पर साधा है, क्या कहेंगे अपने? खैर, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ। राष्ट्रीय राजनीति में बहुत पप्पू नाम से फेमस हैं राहुल गांधी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के मेंबर हैं। वो वर्तमान में उन्हें पद से हटा दिया गया है, राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद से। तो ये बताइए, आपने तो सीधा साथ दिया, हमला कर दिया बीजेपी पर, योगी पर और मोदी पर। क्या कहेंगे जिनको सीधा सीधा पप्पू कहा जाता है? क्या बोलेंगे अपने राष्ट्रीय लीडर पर, जिन्होंने 2004 में पॉलिटिक्स ज्वाइन किया? और जब 2004 में उन्होंने ज्वाइन की थी पॉलिटिक्स, तब भी युवा थे और अभी भी युवा हैं। क्या कहेंगे कुछ इन पे? देखिए, युवा होना वह एक विचारधारा होती है। कोई मन से युवा होता है, कोई तन से युवा होता है। तो अगर आज मन से युवा हैं तो हैं युवा। मोदी जी भी तो स्वयं को इस उम्र में भी युवा ही कहते हैं। क्या राहुल गांधी भी तपस्या करने जाते थे इटली? नहीं, उनका ननिहाल था। स्वाभाविक है कि आपके मन, मेरे मन में भी भीतर एक मानवीय करुणा होती है अपने ननिहाल पक्ष के लोगों को, तो वह मिलने जाते रहे होंगे। और यह एक राजनीति का विषय नहीं होना चाहिए। लेकिन अगर वह बिना किसी कारणवश, बिना किसी पारिवारिक यात्रा के अगर थाईलैंड यात्रा करने जाते, तब एक बार प्रश्न का यह विषय हो सकता था। और दूसरी बात आपने कही कि राहुल गांधी जी पप्पू हैं, तो मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ, लोग ऐसा बोलते हैं, देश की जनता बोलती है। मुझे बेटू बोलते हैं, आपको भी घर पे कुछ बोलते, बाबू बोलते हैं। बाबू बोलते हैं, तो हर किसी का घर पे कुछ ना कुछ नाम तो होता ही है। तो उसमें गलत क्या है? राहुल गांधी जी ने आज तक बताया कि उनका घर का नाम पप्पू है? नहीं, लेकिन आपके, मेरे नाना मुझे कुछ और नाम से बुलाते हैं, मेरे दादा मुझे कुछ और नाम से बुलाते हैं, मेरे पिताजी मुझे कुछ और नाम से बुलाते हैं, मेरी माताजी मुझे कुछ और नाम से बुलाती है, मेरी बहन कुछ और नाम से बुलाती है। तो ये तो एक व्यक्ति के ऊपर होता है कि वह किसी को किस नाम से संबोधित करना चाहता है। यह तो अपनी आत्मीयता का विषय है। और बाकी जिस राहुल गांधी को वह पप्पू कह रहे हैं, उसी राहुल गांधी के खिलाफ दिन रात कुप्रचार का प्रयास करते हैं। उसी राहुल गांधी के संसद में दिए एक भाषण से पूरे देश में चर्चा होनी शुरू हो जाती है। वही राहुल गांधी है जब सड़कों पर जब मजदूरों को छोड़ दिया जाता है, कोई शासन, कोई सत्ता सुध लेने नहीं जाती है, तो वही राहुल गांधी जाके मजदूरों से मिलते हैं, सड़कों पर मिलते हैं। कांग्रेस पार्टी उनको अपना संबल देने का कार्य करती है। आप राष्ट्रीय राजनीति में आना चाहते हैं और मुझे ऐसा लगता है कि शायद इलेक्टोरल पॉलिटिक्स भी आप ज्वाइन करना चाहते हैं, केवल प्रदेश प्रवक्ता तक सीमित नहीं रहना चाहते आप। क्या फ्यूचर में इलेक्टोरल पॉलिटिक्स, क्या लोगों के बीच आकर उनकी सेवा करना चाहेंगे? देखिए, यह तो पार्टी का विषय होता है। मैं एक राजनीतिक दल से जुड़ा हुआ हूं, तो उसका जो भी निर्णय रहेगा इन सब चीज़ों को लेकर के, अभी तो लंबा संघर्ष है। मैं तत्काल, राजनीति वैसे भी टेस्ट क्रिकेट की तरह होती है, उसमें आप संघर्ष आप कब तक करेंगे? जैसा आपने बोला लंबा संघर्ष है, क्या आपको कभी मौका मिलेगा प्रधानमंत्री का दावेदार होने का? देखिए, जीवन में कोई भी चीज़ स्थायी नहीं होती है। आप एक लक्ष्य की प्राप्ति करने के बाद दूसरे के लिए तैयारी करना शुरू कर देते हैं, और स्थायीपन ही शायद जिंदगी को सबसे ज़्यादा नीरस बना देगा। ज़िंदगी में लगातार कुछ न कुछ महत्वाकांक्षा, आगे बढ़ने की इच्छा तो बनी रहनी चाहिए। और मुझे ऐसा लगता है कि जो आपकी जो महत्वाकांक्षा है सर्वश्रेष्ठ, बिल्कुल भारत के सर्वश्रेष्ठ पदों तक पहुंचने की, शायद वो महत्वाकांक्षा राहुल गांधी जी के जिंदा होने तक आपकी महत्वाकांक्षा शायद पूरी ना हो पाए, क्योंकि गांधी परिवार छोड़ेगा नहीं कुर्सी। मेरी कोई इतनी बड़ी महत्वाकांक्षा नहीं है। मैं तो सामान्य घर से आने वाला बालक हूँ। मैं जहाँ तक पहुँच गया उसके लिए भी मैंने नहीं सोचा था, और भविष्य में भी कहाँ तक पहुँचूंगा इसका भी कोई वह नहीं है। और जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रही है, मैं वो मानने वाला हूँ। ईश्वर की उपासना करता हूँ, ईश्वर जहाँ तक लेके जाएंगे। और बाकी मेरे बस में जो होगा अपने एंड से मैं करने की कोशिश करूँगा। और गीता में कहा भी है कि आप कर्म करते रहिए, फल जो होगा वह ईश्वर आपको उस अनुपात में दे देगा। आपने सारी चीज़ें बिल्कुल गीता पर थोप दिया, या फिर आपने बिल्कुल आश्वस्त हो गए कि जो ईश्वर चाहेगा वही होगा?
अब चूंकि आपने इसका जवाब नहीं दिया कि आप फ्यूचर में आएंगे या नहीं, इसका थोड़ा सा घुमा फिरा के आंसर देने का प्रयास किया है। खैर, कोई भी प्रतिनिधि हो चाहे प्रवक्ता हो, वो उनके अंदर की ख्वाहिश रहती है कि कभी न कभी वो भी विधायक और सांसद बनने का, सरपंच तक अगर बनने का मौका मिल जाए तो वो बिल्कुल बनने से पीछे नहीं हटते लोग। अब हम आते हैं, आपने कांग्रेस ज्वाइन किया, क्या एक ऐसा मोटिवेशन था कांग्रेस ज्वाइन करने के पीछे? आपने भाजपा ही केवल कांग्रेस ही क्यों ज्वाइन किया? और दूसरी इतनी सारी पार्टियां हैं देश में, तो और सारी पार्टियां आपने क्यों नहीं ज्वाइन की? देखिए, कोई भी राजनीतिक दल ज्वाइन करने का एकमात्र कारण नहीं हो सकता है। कई सारे पहलू उसके पीछे काम करते हैं, उसके बाद आप एक निर्णय तक पहुंचते हैं कि आपको किसी एक राजनीतिक दल के साथ कार्य करना है। सबसे प्राथमिक बात, वर्तमान समय में जब देश का पूरा विपक्ष छिन्न भिन्न हो चुका है, हर राजनीतिक दल अपनी अपनी व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा के आगे राष्ट्रीय जो एक प्रकार से हमारे जो मुद्दे हैं उनको पीछे छोड़ रहा है। तो उस स्थिति में कांग्रेस पार्टी ही एकमात्र राजनीतिक दल मुझे नजर आया जो वास्तव में सत्ता को चुनौती देने की स्थिति में है, तो इसलिए मैंने कांग्रेस पार्टी को चुना। दूसरी वजह है, कांग्रेस पार्टी में ऐसे नेतृत्वों की कभी इतिहास में भी हमने देखा है, फिर चाहे मैं आपको गिनाना शुरू करता हूं, मनमोहन सिंह जी को ले लीजिए, डॉक्टर नरसिम्हा राव को ले लीजिए, राजीव गांधी जी, इंदिरा जी, नेहरू जी, सरदार पटेल, लाल बहादुर शास्त्री, बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, दादा भाई नौरोजी, हर ऐसा जो नेतृत्व जिसने देश की दिशा को बदला है वह कांग्रेस पार्टी में ही रहा था। और मैं यह मानता हूं कि आने वाले वक्त में मैं भी कांग्रेस पार्टी में रहते हुए जितना भी मेरी व्यक्तिगत क्षमताएं होंगी उस अनुपात में देश की बेहतरी के लिए योगदान दे पाऊंगा। आपको नहीं लगता कि किसी दूसरे परिवार को भी मौका मिलना चाहिए राजनीति में आने का, प्रधानमंत्री बनने का कांग्रेस में? क्या केवल एक परिवार का स्वामित्व है कांग्रेस के ऊपर? क्यों आप जैसे जो साधारण नागरिक हैं उनसे, आपके तथाकथित पप्पू से अगर बेहतर प्रतिभावान अगर बहुत सारे कांग्रेसी लीडर हैं, 1 अरब 40 करोड़ की आबादी में, आप इतने श्योर कैसे हो सकते हैं कि उनसे दूसरा कोई बेस्ट नहीं है? आप श्योर कैसे हो सकते हैं कि केवल वही परिवार जो है तो उद्धार कर सकता है जिन्होंने आज़ादी के पहले उद्धार किया देश का? तो आप जैसे युवाओं को मौका मिलना चाहिए कि नहीं? राहुल गांधी जी ने बकायदा बोला है कि कांग्रेस पार्टी में जिस भी व्यक्ति को नेतृत्व करना हो वह सामने आए और नेतृत्व संभाले। कांग्रेस पार्टी का संसदीय बोर्ड चुनाव कराने के बाद हमारी चुनाव प्रक्रिया शुरू हो गई है। पूरे देश में अभी रजिस्ट्रेशन चल रहे हैं, कार्यकर्ताओं का पंजीकरण हो रहा है, उसके बाद चुनाव की प्रक्रिया होगी। हम स्वाभाविक एक प्रक्रिया के तहत अध्यक्ष चुनेंगे और वह अध्यक्ष गांधी परिवार से होगा, उसके बाहर का होगा वह कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता निर्धारित करेंगे। और दूसरी बात, अगर किसी को भी इस देश में प्रधानमंत्री बनना है तो गांधी परिवार ने रोक तो रखा नहीं है। नरेंद्र मोदी जी को देश की जनता ने अपना विश्वास दिया, अपने मत दिए, आज वह देश के प्रधानमंत्री हैं। अगर किसी और व्यक्ति को भी उस प्रकार से विश्वास और उस प्रकार से मतदान मिलेगा तो वह देश का प्रधानमंत्री होगा। और गांधी परिवार अपने तरीके से इस देश के लिए लगातार वह संघर्षरत हैं। देश की एक जनता में बड़े तबके का उनको आज भी समर्थन हासिल है और इस कारण वह राजनीति में प्रासंगिक है और जितने वर्षों तक उनको देश की जनता का आशीर्वाद मिलता रहेगा वह इस देश की राजनीति में निरंतरता के साथ स्थापित रहेंगे। तो ये रहा कि कांग्रेस बिल्कुल सफाया होने की कगार पर आ चुकी है। देख रहे हैं कि राष्ट्रीय राजनीति में 2019 के इलेक्शन में जो लोकसभा का इलेक्शन बिल्कुल सुपड़ा साफ हो गया कांग्रेस का। आरोप लगाते हैं कि सुपड़ा बिल्कुल साफ हो गया, कांग्रेस मुक्त भारत करना चाहते हैं। अगर वो उनकी आकांक्षा ऐसी है तो कहाँ तक तटस्थ रह पाएगी कांग्रेस विरोधियों के, राजनीतिक विरोधियों के इस जुमले से? देखिए, इच्छा तो मेरी भी बहुत कुछ है, लेकिन इच्छा ही अगर होना सब कुछ राजनीति में स्वीकार कर देता तो फिर बात ही क्या होती। भाजपा की महत्वाकांक्षा, इच्छा तो प्रधानमंत्री बनने की भी होगी ऐसा नहीं, अब इसको कह नहीं सकते हैं। इच्छाओं को राजनीति में कभी सार्वजनिक नहीं करना चाहिए। आप एक दुष्यंत कुमार जी की लाइन है कि मंच पे तो निर्वासन है, नेपथ्य में ही संभावना है। तो नेपथ्य में ही राजनीति में आप जितने भी वर्ष रहिए, संभावनाओं को तलाश करते रहिए। और दूसरी बात आपने कही, गांधी परिवार, राजनीति, देश की कांग्रेस का भविष्य समाप्त हो रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी कांग्रेस को एक निरंतरता के साथ 30% से ज़्यादा वोट मिल रहे हैं, राष्ट्रीय राजनीति में मिल रहे हैं। तो आप कैसे 30% लोग जो उस कांग्रेस पार्टी को अपना मत दे रहे हैं आप उनका अपमान कर रहे हैं? कांग्रेस इस देश के डीएनए में है, इतनी अब इससे नीचे नहीं जा सकती है। अब जो होगा अच्छा होगा, आपको इस बात के लिए मैं आश्वस्त करता हूँ। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, देखिए, अगर वह आपने बोला कि बिल्कुल जमीन तक जाना है, मेरे मन में तुरंत ख्याल आया राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का। उनके संगठनात्मक कौशल का कोई सानी नहीं है। आप फैन हैं उनके? नहीं, मैं उनके संगठनात्मक स्किल्स का फैन हूँ। उनकी विचारधारा से मेरी असहमतियाँ और सहमतियाँ हो सकती हैं, लेकिन जो उनका संगठन बनाने की क्षमता है उसका मैं कायल हूँ। और हमारे साथ भी वह काफ़ी लंबे अरसे तक, बीच में उनके ऊपर हमने प्रतिबंध भी लगाया, उसके बावजूद हमने फिर उनको स्वीकारिता भी दी। लेकिन जब जब वह इस देश को विखंडित करने का काम करते हैं तो उनका पुरजोर तरीके से विरोध भी करने का काम करते हैं। जैसे कब कब उन्होंने विखंडित करने का प्रयास किया?
महात्मा गांधी की हत्या के समय आरएसएस का कहीं न कहीं नाम आया था, हम उन पर प्रकरण चलाया गया और उसके बाद जब हमने बात की आपातकाल के दौर में पुनः से वह जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में जब देश में कहा जा रहा था, पुलिस को बोल रहे थे, आर्मी को बोल रहे थे कि आप सरकार का निर्णयों को मत मानिए, तो इससे देश में टायरनी नहीं आएगी, अराजकता नहीं आएगी, तो क्या होगा। जब ऐसी स्थिति बनती है तो हम उनके ऊपर प्रतिबंध भी लगाते हैं। बाकी उनके भी अधिकार हैं संवैधानिक तरीके से, वो अपनी बात को रखें, अपने विचार को रखें। हम वैचारिक रूप से उनका मुकाबला करने के लिए लगातार कटिबद्ध हैं। लेकिन अगर वह किसी भी रूप में इस देश को बांटने का प्रयास करेंगे, देश के लॉ एंड ऑर्डर पर खतरा उत्पन्न करने का प्रयास, इतनी बार खतरा उत्पन्न किया है आरएसएस ने, आपको क्या लगता है? निरंतर उनकी एक कार्यशाला ऐसी चल रही है नागपुर की लेबोरेटरी में, वह लगातार एक्सपेरिमेंट करते रहते हैं कि किस प्रकार से इस देश की जो सामाजिक समरसता है उसको छिन्न भिन्न करते हुए एक विभाजित वोट बैंक बना करके अपने पक्ष में ज़्यादा से ज़्यादा मतदान करवाए जाएं। आप गए हैं कभी नागपुर? नहीं, नागपुर मेरा जाना नहीं हुआ है। स्वामी विवेकानंद ने कहा था कि जब तक किसी भी चीज़ को अपनी आंखों से ना देखो तब तक उस चीज़ पर विश्वास नहीं करना चाहिए। आपको इतना मोटिवेशन कहाँ से आ रहा है कि बिल्कुल आरएसएस बिल्कुल इस देश में बिल्कुल हिंसा? ओवैसी पर क्या बोलेंगे? ओवैसी पर मैं बाद में बोलूँगा, आरएसएस पर मेरा मोटिव नहीं, ये बोलते ऐसा है कि ओवैसी और आरएसएस दोनों कम्युनल है। बात अगर आरएसएस की होगी तो ओवैसी की भी होगी। बात सुनिए आप, मैं तो क्या कहता हूँ, कोई किसी भी प्रकार का कट्टरवाद या उग्रवाद वह अपने आप में एक सामने से काउंटर, जिसको हम कहते हैं, जैसे कि अगर आप कम्युनलिज्म आएगा तो उसके काउंटर में काउंटर संप्रदायवाद के काउंटर में काउंटर संप्रदायवाद आएगा। तो वही चीज़ आरएसएस और ओवैसी एक दूसरे के पूरक हैं। अगर आप हिंदुओं को कट्टर बनाएंगे, वो मुसलमानों को कट्टर बनाएंगे, मुसलमान असदुद्दीन ओवैसी कंसोलिडेट करेंगे, हिंदुओं को आरएसएस कंसोलिडेट करेंगे। यह दोनों एक दूसरे के लिए, जो हम बात करते हैं, एक दूसरे के पूरी तरीके से क्या कहेंगे हम, एक दूसरे की स्थायीपन के लिए, एक दूसरे की स्थिति उपस्थिति के लिए यह दोनों बेहद आवश्यक हैं। इसलिए इस बात पर विशेष जोर दिया जाता है कि आरएसएस और ओवैसी, ए टीम और बी टीम की जो हम बात करते हैं, यह एक दूसरे को लगातार मजबूती प्रदान करने का कार्य आने वाले वर्षों में भी कर रहे थे, आगे भी करते रहे। आपने बार बार सॉफ्ट और हार्ड की बात किया, कम्युनलिज्म की बात किया, कट्टरवाद की बात किया आपने। मैं अब ये जानने के लिए उत्सुक हूँ कि आखिर शिवम शुक्ला जी की विचारधारा क्या है। क्या वो लेफ्ट आइडियोलॉजी पर बिलीव करते हैं? क्या वो राइट आइडियोलॉजी पर बिलीव करते हैं? क्या वो सेंट्रिस्ट आइडियोलॉजी पर बिलीव करते हैं? क्या वो कहलवाना पसंद करते हैं? आखिर चमचा कहलाना पसंद करते हैं या फिर भक्त कहलवाना पसंद करते हैं? आपको सबसे अच्छा नाम क्या लगता है? चमचा, भक्त, अर्बन नक्सल? आपको कौन सी उपाधि दी जानी चाहिए? उपाधि तो कोई भी दे सकता है किसी को, हमें इंटरनेशनल भी चलेगा। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के पास कोई ऐसी मशीन तो है नहीं कि जो वह ब्लड सैंपल लेकर के निर्धारित कर देते हो कि आपके अंदर इतना राष्ट्रवाद है, आपके अंदर इतना राष्ट्रवाद है। राष्ट्रवाद को समय के अनुरूप कसौटी पर कसा जाता है, फिर मालूम पड़ता है कौन कितना राष्ट्रवादी है। सन 71 में जब पाकिस्तान से युद्ध हो रहा था, पाकिस्तान को 2 टुकड़ों में बांट दिया था इंदिरा गांधी ने, वह राष्ट्रवाद था। जब 1991 से 96 के बीच जो पूरी उस अवधि में नरसिम्हा राव लगातार न्यूक्लियर, जो देश में हमारा एक्सप्लोजन हुआ, हमारा देश न्यूक्लियर शक्ति बना, उसकी तैयारी जो वह कर रहे थे वह राष्ट्रवाद था। राष्ट्रवाद की आप बात करते हैं, राष्ट्रवाद के लिए जब नेहरू आज़ादी की लड़ाई लड़ रहे थे वह राष्ट्रवाद था। तो आप राष्ट्रवाद, हर समय में राष्ट्रवाद के जो मूल्य होते हैं, जो मानक होते हैं, वह अलग अलग रहते हैं। तो आप राष्ट्रवाद की तो बात मत करिए। नहीं, बीजेपी तो बोलती है कि मंदिर वहीं बनेगा और बन भी रहा है। ये है एकदम असली, एकदम हिंदू, एकदम कट्टरवाद। और हम बताते हैं आपको, बीजेपी कहती है कि मंदिर वहीं बनेगा और 3 तलाक हटाएंगे और हटा के दिखा दिया, ये होता है। धारा 370 हटाएंगे और हटा के दिखा दिया, ये होता है राष्ट्रवाद। असली हिंदुत्व ये है, असली हिंदू आइडेंटिटी ये है, अकॉर्डिंग टू बीजेपी। ये मेरे कथन नहीं है, आप लोग इस चीज़ से बिल्कुल कॉन्ट्राडिक्ट मत होइएगा कि ये मेरे कथन है। बीजेपी ऐसा कहती है कि असली हिंदुत्व, असली राष्ट्रवाद तो वो है कि जो राष्ट्र से प्रेम करे, भारत माता की जय बोले। आप क्या बोलेंगे इस? मैं बिल्कुल सहमत हूँ कि भारत माता की जय तो हर भारत के नागरिक को बोलना चाहिए। लेकिन अगर आप किसी को विवश करने लगे, किसी को आप डरा करके भारत माता की जय बुलवाएं, तो मैं उसका विरोधी भी हूँ। कैसे डराते हैं भारत माता की जय बोलने में? कैसे ये बताइए। भारत माता हमारे आज़ादी की, शिवम जी, आपने कहा कि बीजेपी राम मंदिर बनाने के लिए बेहद कट्टर है कि हम बनवा के ही, वो होता है राष्ट्रवाद। वो राष्ट्रवाद होता है। उस राष्ट्रवाद को आप नहीं मानते, उस राष्ट्रवाद को आप नहीं मानते। बीजेपी का गठन 80 के दशक में हुआ। राम मंदिर की निर्माण की तिथि कब आई? 2021 में। किसके बाद आई? सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के बाद आई। बीजेपी के अंदर अगर इतना कट्टरवाद था, इतना राम मंदिर के लिए प्रतिबद्धता थी, तो इन वर्षों में क्यों नहीं बनवा दिया? आखिर बनवा दिया, मोदी जी ने ही बनवाया राम मंदिर। कौन बनवाया?
बनवाने का रास्ता किसने क्लियर किया? सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर किया। अगर उनके भीतर आज हमारी इच्छा शक्ति होती, अगर हमारी सरकार होती, सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आता तो हम भी मंदिर बनवाते। लेकिन कोई भी चीज़ अगर इस देश में होगी कानून के दायरे, कानून के मुताबिक होगी। और सुप्रीम कोर्ट का निर्णय तो सर्वमान्य है, हमें भी सर्वमान्य है। बस हम यह नहीं चाहते थे कि देश में जो सांप्रदायिक माहौल है वह खराब हो, इसलिए हम इतने वर्षों तक इस चीज़ को मुद्दा नहीं बनने देना चाहते थे। और इनके लिए तो देश रहे या बटे। अब ये बोल रहे हैं, बिल्कुल साफ तौर पर सुन लीजिए, कि कांग्रेस ऐसा चाहती थी कि देश का सौहार्द न बिगड़े, इसलिए ये राम मंदिर पर कुछ नहीं कर रहे थे, और मोदी जी ने राम मंदिर बना दिया तो इनको आज बिल्कुल पीड़ा हो रही है। क्या पीड़ा की तो कोई बात ही नहीं है। राम मंदिर बने, हम सब कांग्रेस के लोग। साध्वी प्रज्ञा को इतने दिनों तक जेल में क्यों डाले थे आप लोग? साध्वी प्रज्ञा के ऊपर आज भी केस चल रहा है। मालेगांव के केस में वह बॉम्ब ब्लास्ट के अपराधी हैं। वह जो गाड़ी वहां मिली थी, उस गाड़ी को उनके करीबी की गाड़ी थी, उस पर उसका नंबर था, बाकायदा उसकी तहकीकात की गई। और आप बात करते हैं राष्ट्रवाद की, वह एक आदमी जो इस देश का गौरव बचाने के लिए हेमंत करकरे शहीद हो गया। साध्वी प्रज्ञा का उसके बारे में क्या बयान है? भारतीय जनता पार्टी के लोग वह जाके बात देखें, उनके ऊपर उन्होंने कितनी अमर्यादित अशोभनीय टिप्पणी की थी। महिला हैं, लड़की हैं, लड़ सकती हैं, वो ऐसा नहीं है। देखिए, महिला होना, लड़की होना, लड़ सकना एक अलग बात है। प्रियंका गांधी आंदोलन चला रही हैं, लड़की हैं, लड़ सकती हैं। वो महिला हैं, कुछ भी कर सकती हैं। आप मतलब अगर कोई लड़ सकता है तो वह जाके बम ही फोड़ दे। आप भी अगर ये बता, अगर बम फोड़ी होती तो आज वो जेल में होती। प्रूफ है आपके पास? दिखाइए हमको प्रूफ। अभी आज न्यायालय, मामला न्यायालय का अधीनस्थ है, कुछ बोलने से बचना चाहिए। आपके पास प्रमाण है तो आप दिखाते क्यों नहीं? मैंने आपको नहीं बोला कि उन्होंने बम फोड़ा, लेकिन उनके ऊपर आज भी आपने बोला, भाई साहब बिल्कुल रिकॉर्डेड है, आपने बोला है कि वो उन्होंने बम फोड़ा है। तो ये बताइए, अगर आपके पास प्रमाण है तो आप जाके कोर्ट को देते क्यों नहीं? मेरी बात आप समझिए। मैंने यह बोला कि जो मोटरसाइकिल मिली थी वह उनके करीबी की थी, उनके ऊपर निरंतर प्रकरण चल रहा है, और जो भी होगा कोर्ट निर्धारित कर देगा, आने वाले वक्त में क्लियर हो जाएगा। लेकिन प्रज्ञा ठाकुर ने जिस प्रकार की भाषा, जिस प्रकार के बयान इस देश के एक शहीद के नाम दिए, इस शहीद के बारे में दिए, वो उनके परिवार और इस पूरे समूचे देश का अपमान था। और ऐसी महिला के बारे में मेरे मन के अंदर आदर भाव नहीं है। हाँ, एक साधु हैं, उस भगवा वस्त्र वह पहनती हैं। एक हिंदू होने के नाते, एक सनातनी हिंदू होने के नाते उस वस्त्र के प्रति मेरी श्रद्धा है, निष्ठा है। श्रद्धा तो है, बट हम आपको बता दें कि हमको बैकग्राउंड, हमको चैनल से पता चला है कि आप जो है तो आशीर्वाद लेने बीच बीच में जाते रहते हैं साध्वी प्रज्ञा जी के पास। तो खैर व्यक्तिगत है मामला, बट अगर विचारधारा देखिए मैं आपको साध्वी है वो आप बोल रहे हैं। किसी सार्वजनिक मंच पे वह मिली रही होंगी, धार्मिक अनुष्ठान में मिली रही होंगी, वह संबित अवधेशानंद गिरी महाराज के मठ से जुड़ी हुई हैं। उनकी जो भी अखाड़ा है, उस अखाड़े की वह सदस्य हैं। उस नाते अगर वह कहीं सभी साधु संतों के साथ मिली रही होंगी तो मैंने आपको स्पष्ट कहा कि उनका जो भगवा वस्त्र है उसके प्रति मैंने अपना सम्मान जाहिर किया। उसके अलावा राजनीतिक रूप से वह क्या बयान देती हैं, उनकी राजनीतिक विचारधारा क्या है, वह किस प्रकार की गतिविधियों में संलिप्त हैं, उससे मेरी पूरी दूरी है। उसकी मैं बराबर भत्सना करता हूं, और इस बात को लेकर के मैं अपने आप में स्पष्ट हूं। दिग्गी राजा दिग्विजय सिंह, मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री, उनका वो इजाद करते हैं, बहुत बिल्कुल एकदम इनोवेटिव शब्द वो रचते हैं। खैर ऐसा मेरे पास प्रमाण नहीं है कि उन्होंने ऐसा शब्द रचा या नहीं। आरोप लगते हैं कि उन्होंने हिंदू आतंकवाद जैसे शब्दों की रचना की, पी चिदम्बरम भी उसमें सम्मिलित मिले हैं। तो ये बताइए कि साध्वी प्रज्ञा को और साध्वी प्रज्ञा को बार बार टारगेट करने के लिए हिंदू आतंकवाद जैसे शब्दों का प्रयोग करता है, जो कि एक पूरे कम्युनिटी के लिए एक आरोप की तरह देखा जाता है। क्या बोलेंगे कि क्या इस तरह के बचकाना बयानों से बचना चाहिए? क्या ये शब्द संगठन उचित है या नहीं? देखिए, दिग्विजय सिंह जी जो भी बयान देते हैं वह किस परिप्रेक्ष्य में दिया जाता है। उनका यही कहना था कि अगर इस्लाम में कुछ ही लोग हैं जो इस प्रकार के कृत्य करते हैं, आतंकवादी गतिविधियों में शामिल रहते हैं, उसके कारण पूरे उनके धर्म को शर्मसार लगातार होना पड़ता है। उस धर्म के बारे में पूरे विश्व में एक प्रकार का कुप्रचार फैलाया जाता है, और संभवतः उस धर्म से जुड़े हुए कुछ लोग इस प्रकार के कृत्यों में सम्मिलित भी होते हैं। उसी प्रकार से दिग्विजय सिंह जी का कहना था कि अगर हिंदू धर्म में भी यह चीज़ें आ जाएंगी, इस प्रकार के कृत्य होने लगेंगे। हिंदू जो था वह सदैव टॉलरेंट था। उसने कभी अगर युद्ध भी करना है तो मैं आपको बोलता हूँ, एक शायरी है कि अगर जंग का शौक है तो आज जंग कर लें, लेकिन धर्म का नाम भी इससे हटा दे। काफ़ी समय हो चुका है और हम अंत में रैपिड फायर आपसे हम बस एक एक नाम पूछेंगे और आपको बस एक शब्दों में बोलना है कि उन पर आपकी प्रतिक्रिया क्या होगी। बस मैं नाम बोलूँगा और आपको जल्दी जल्दी रिएक्शन देना है। मैं कुछ जुमले भी बोलूँगा अंतिम में, उस पर भी आपको वो करना है। सबसे पहले नाम आता है प्रियंका गांधी। लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ। आजम खान। अप्रासंगिक। अजय सिंह राहुल भैया सीधी। एक कई पार्टी एक कई भैया, कांग्रेस पार्टी राहुल भैया। अखिलेश यादव। यूपी में इस बार अच्छी स्थिति में है।
साध्वी प्रज्ञा, साध्वी प्रज्ञा भोपाल सांसद, तेजस्वी यादव, बिहार का भविष्य, शिवराज सिंह चौहान, कंस मामा, कन्हैया कुमार, और युवा शक्ति, और दिग्विजय सिंह। मध्य प्रदेश के राजा। राजा तो हैं। अब हम कुछ जुमले पर आते हैं। विकास, पागल हो गया है। अमृतकाल, मोदी जी नहीं ला पाए। हिजाब, बिना वजह विवादों में है। स्कूलों में हिजाब, व्यक्तिगत स्वतंत्रता है, व्यक्ति जिस प्रकार से भी चाहे जो पहने। और सबसे अंतिम में 15 लाख। जुमला था और जुमला ही रह गया। धन्यवाद दोस्तों। आज हमारे साथ शिवम शुक्ला जी थे और मैं हूं शिवम पाठक। टॉक विद शुभम पाठक से आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद।